बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, गपशा विद तौकीर मज़र में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़र। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में मैंने बात करनी थी कानून की बालादस्ती क्या होती है और कानून की बालादस्ती क्यों जरूरी है। एक मुआशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए हमको कवानीन की जरूरत पेश आती है। तमाम लोग कवानीन के ताबे हों तो ही मुआशरा अमन व अमान के साथ रह सकता है। जिस मुआशरे में कानून की बालादस्ती ना हो वो मुआशरा एक जंगल का मुआशरा बन जाता है। ताकतवर वो कमजोर को दबाता है, मुआशरे में बगाड़ पैदा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं रहती। ये कवानीन ही हैं जो हमें अमन व अमान के साथ रहना सिखाते हैं। एक मुस्लिम हुकूमत के पास तो कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हमारे आखिरी रसूल सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है। एक मुस्लिम हुकूमत को तो कवानीन बने बनाए मिले हुए हैं। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल को अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद, फुरकान हमीद का देकर भेजा, तो हमारे मुस्लिम मुआशरे के पास तो कवानीन की किताब मौजूद है। लेकिन जो गैर मुस्लिम हुकूमतें हैं वो अपनी सोच, अपनी बसीरत, अपनी दिमागी सलाहियतों के मुताबिक वो अपने कवानीन बनाते हैं। आज जितने भी डेवलप्ड ममालिक हैं, जिनमें आप अमेरिका देख लें, चाइना देख लें, रशिया देख लें, बरतानिया, फ्रांस, इन्होंने कवानीन अपनी सोच के मुताबिक बनाए हैं। इनको सदियां लग गई रिसर्च करते हुए कि मुआशरे में अमन व अमान कैसे कायम किया जाता है, और सदियों का सफर तय करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि मुआशरे में कानून अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर के लिए एक होना चाहिए, और जस्टिस के बगैर कोई भी मुआशरा कायम नहीं रह सकता। लेकिन हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब कुरान मजीद, फुरकान हमीद मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में इसके बावजूद बदअमनी क्यों है? क्योंकि हमारा इन कवानीन पर अमल नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए कि कानून की बालादस्ती होती क्या है। हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये फरमाया था। हदीस शरीफ का मफहूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली कौमों को इसीलिए तबाह कर दिया कि उनमें जब कोई ताकतवर आदमी, अमीर आदमी गुनाह करता तो वो उसको सजा नहीं देते थे, और जब कोई कमजोर आदमी, कोई गरीब आदमी जुर्म करता तो उसको वो सजा दे देते थे। हदीस का मफहूम ये है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कोई आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके पास कितना भी मालो दौलत क्यों ना हो, कोई बड़ा ओहदा हो, वो किसी बड़े कबीले से उसका तल्लुक हो, लेकिन अगर वो गुनाह करता है और उसके मुकाबले में एक गरीब आदमी है तो फैसला इंसाफ के साथ किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इस आदमी के पास कोई बड़ा ओहदा है, इसके पास मालो दौलत ज्यादा है, तो कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि इंसान बराबर हैं, तमाम इंसान बराबर हैं, इसका मतलब यही है। देखिए, इंसान अपने कद काठ के लिहाज से तमाम इंसान बराबर नहीं है। किसी का 7 फुट कद है, 6 फुट कद है, किसी का 4 फुट है, किसी का 5.5 फुट है, 5 फुट है। तो इंसान तो कद काठ के लिहाज से तो बराबर नहीं है। इंसान अपनी खुराक के लिहाज से भी बराबर नहीं है। कोई 4 रोटियां खाता है, कोई 2 खाता है। इंसान अपनी जहानत के लिहाज से भी बराबर नहीं है। कोई बहुत ज्यादा ज़हीन है, कोई मीडियम है, कोई बेचारा अनपढ़ है, जाहल है। इसी तरह इंसान अपने मर्तबे के लिहाज से भी बराबर नहीं है। कोई बादशाह है, कोई वजीर है, कोई मुलाजिम है, कोई बेकारी है। इंसान अपनी मालो दौलत के लिहाज से भी बराबर नहीं है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। लेकिन अल्लाह के कानून के सामने तमाम इंसान बराबर हैं। ये है इस बात का मतलब। एक मुआशरे में कवानीन के सामने तमाम इंसान बराबर हैं। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि जब भी कोई मुकदमा अदालत में पेश हो तो अदालत इंसाफ के साथ फैसला करे। कुरान मजीद, फुरकान हमीद में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, आयत शरीफ का मफहूम ये है कि जब तुम्हें तराजू थमा दिया जाए तो फिर इंसाफ के साथ फैसला करो। फैसले जो है ये इंसाफ के साथ करने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई आदमी अमीर है, कोई गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, कोई बड़े ओहदे वाला है, कोई बेचारा गरीब है। ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। अदालत को इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आज के जमाने में, जिनके पास वीटो पावर भी है, जैसे अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, बरतानिया है, फ्रांस है, इन ममालिक में कानून सबके लिए एक है। चाहे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उसके पास कोई प्राइम मिनिस्टर का ओहदा हो, वो कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन जब वो अदालत में जाएगा तो जज जो है वो इंसाफ के साथ फैसला करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसके पास कितना पैसा है, इसके पास कोई बड़ा ओहदा है, इसका सोशल स्टेटस क्या है। जज वो गवाहों को देखकर, तमाम हालात वाकयात को देखकर वो इंसाफ के साथ फैसला करेगा। इसके बरक्स जब हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आते हैं, बातें हम करते हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन हकीकतन हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है। हमारे मुल्क में अमीर के लिए कानून और है और गरीब के लिए कानून और है। इसकी मिसाल ये है कि अभी देखें, इमरान खान साहब ने कैंपेन चलाई, उसने अपनी 22 साल जद्दोजहद की, लोगों को शऊर दिया कि मुल्क से करप्शन खत्म होनी चाहिए, और लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गया। लेकिन अभी 3 साल हो गए हैं, होने को हैं, तो क्या किसी करप्ट अनासर, करप्ट माफिया को कंट्रोल किया गया है? नहीं किया गया। लोग इमरान खान को गालियां देते हैं। इमरान खान ने अभी रिसेंटली कहा है कि अगर अदालतें इंसाफ के साथ फैसले नहीं करेंगी तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, आज के जमाने में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई
ہلاکو خان چنگیز خان امیر تیمور کی طرح کوئی جنگجو نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو جو فاتح ہوتے تھے قانون بھی وہی ہوتے تھے، عدالتیں بھی وہی ہوتی تھی۔ کیا چنگیز خان کسی سے پوچھ کر، کسی پارلیمنٹ سے پوچھ کر وہ اپنے فیصلے کرتا تھا؟ کیا کسی جج کو جرأت تھی چنگیز خان کے سامنے یا امیر تیمور کے سامنے یا نیپولین بوناپارٹ کے سامنے، ہٹلر کے سامنے، کہ وہ کہہ سکے کہ میں اس آدمی کو بری کرتا ہوں؟ کیا ہلاکو خان کسی پارلیمنٹ سے پوچھ کے اپنے فیصلے کرتا تھا؟ وہ 100 آدمیوں کو، 200 ہزاروں آدمیوں کو وہ قتل کر دیتا تھا، کوئی اس کو نہیں پوچھنے والا تھا۔ آج پاکستان میں ایک جمہوری سیٹ اپ ہے، ایک پرائم منسٹر اپنی مرضی سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ادارے آزاد ہیں، خود مختار ہیں۔ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اداروں کو قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر اپنی ذات کی حد تک جو اس کے اختیار میں ہے وہ تو کرے گا۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عمران خان گورنمنٹ نے یہ کہا کہ یہ جو نواز شریف ہے اس نے کرپشن کیا، یہ علاج کے بہانے باہر جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے چلا جائے، لیکن کم سے کم 7 ارب روپے کی وہ ایک سیکیورٹی بانڈ تو اس کو سائن کرنی چاہیے۔ لیکن عدالت نے اس کو کہا کہ نہیں، آپ 50 روپے کا وہ اسٹامپ پیپر پہ اس کو سائن کروائے، اس کو جانے دیا۔ اب عمران خان امیر تیمور کی جگہ وہ کسی جج کا سر تو قلم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کوئی بات کرے گا تو اس پر توہین عدالت لگ جائے گی۔ تو ایک جمہوری سیٹ اپ میں تمام ادارے آزاد ہوتے ہیں اور تمام اداروں کو قانون کے تابع رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، اور تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں۔ پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے؟ طاقتور لوگوں کو تو یہ عدالتیں بیل بھی دے دیتی ہیں، ان کی ضمانتیں بھی منظور ہو جاتی ہیں، علاج کے بہانے ان کو فرار بھی کرا دیا جاتا ہے، اور غریب آدمی جو ہے وہ سالوں سال ایک معمولی کیس میں اگر وہ پکڑا جائے تو اس کی ضمانت نہیں ہوتی، وہ جیلوں میں گل سڑ کے مر جاتے ہیں۔ کیا یہ قانون کی بالادستی ہے؟ ایسا معاشرہ، اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے اور وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی پاکستان میں یہ کوئی آج سے 6 صدیاں پہلے کوئی جنگجو، کوئی امیر تیمور، کوئی چنگیز خان، ہلاکو خان جیسے لوگوں کی حکومت نہیں ہے۔ یہاں پر چلو نام نہادی سے ہی ڈیموکریٹک ایک سسٹم ہے، یہاں پر ہر ادارے کو اپنے طور طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے، اور قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو انصاف ملے۔ ڈزنٹ میٹر وہ کس سیاسی بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، وہ کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کا ہو، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کے پاس کتنا بڑا عہدہ ہے، اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، ڈزنٹ میٹر وہ کس جماعت کا ہے، کس پارٹی کا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہے قانون کی بالادستی۔ اب میں بات کروں گا کہ قانون کی بالادستی ضروری کیوں ہے۔ خواتین و حضرات، قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس معاشرے میں عدل و انصاف ہی نہ ہو، اس معاشرے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کا اگر عدالت سے بھروسہ ختم ہو جائے تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا، وہ معاشرہ تو ایک جنگل کا معاشرہ بن جائے گا۔ اگر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہی نہیں ہونا، اس کے ساتھ کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ پولیس مجھ سے رشوت لے گی، پہلی بات تو ہے کہ میں کسی طاقتور کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروا سکتا۔ اگر میں سفارش کر کے، منتیں کر کے مقدمہ درج بھی کروا دوں تو طاقتور کو سزا ہی نہیں ملنی، عدالتوں نے اس کو ضمانت دے دینی ہے۔ جو میگا پاورفل لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، وہ فرار ہو جائیں گے، تو پھر وہ آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور یہ خطرناک صورتحال ہے۔ قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ لوگوں کو بات سمجھنی چاہیے۔ اکیلا عمران خان اس ملک کا سسٹم نہیں بدل سکتا۔ لوگ تنگ آ چکے ہیں،
महंगाई से देखें कि गरीब आदमी मर रहा है, दवाइयों की कीमत देखें, शुगर माफियाज देखें। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ताकतवर को सजा नहीं मिलती। मैं अक्सर कहा करता हूं कि गांव के 100 कमी लोगों को अगर आप सजा दे दें, उससे बेहतर है कि गांव के एक चौधरी को अगर सजा मिल जाए, उसका ज्यादा असर पड़ता है। पाकिस्तान में ये जो मेगा बड़े केसेस हैं, 20-25 केसेस हैं, उनका फैसला कर दिया जाए। जो ताकतवर लोगों ने करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो मुल्क के साथ गद्दारी की है, उनको सजा दें, फिर देखें नीचे तक कैसे लोग ठीक होते हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि पाकिस्तान में ताकतवर को तो सजा नहीं मिलती, वो चोर दरवाजों से डीलें करके भाग जाते हैं। आज तक हमें यही नहीं मालूम कि ये डीलें कौन लोग कर रहे हैं। क्या किसी इस्लामी माशरे में ये जेब देता है कि एक आदमी जो करप्शन में मुलव्वस है उसके साथ डील कर ली जाए और उसको भगा दिया जाए मुल्क से, और इल्जाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे लगा दिया जाए, गालियां लोग इमरान खान को दें, वजीर आज़म को दें? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। ये कोई 500-600 साल पहले कोई किसी डिक्टेटर, किसी जंगजू की हुकूमत नहीं है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको कवानीन के ताबे रहकर काम करना होता है। आज आप पाकिस्तान में किसी अदालत के खिलाफ बात करें तो वो आप पर तौहीन अदालत लगा देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर जो कि वोट लेकर आया है, लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने 22 साल ये नारा लगाया था कि मैं करप्ट लोगों को कानून के कटहरे में लगाऊंगा, लेके आऊंगा, उनको सजा दिलवाऊंगा, तुम सजा क्यों नहीं दिलवा रहे? तो प्राइम मिनिस्टर उनको जवाब दे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि मेरे राह में ये चीजें रोडे अटका रहे हैं, जज रोडे अटका रहे हैं, ये जो करप्ट ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, ये जजेस हैं, ये जो भी अदारों के लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में एहतसाब हो, तो प्राइम मिनिस्टर तो उनका नाम लेगा। इसमें तौहीन अदालत कहां से आ गई? क्या वो बताए भी ना लोगों को? तो दोस्तों कानून की बालादस्ती जरूरी है। देखिए हमने मुआशरे को ठीक करना है, ये तनकीद नहीं है किसी पर। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आज मगरबी मुमालिक को देखें, चाइना को देखें, एक कंट्री है, और पूरी दुनिया में उसकी इकोनॉमी को देखें कितनी जाइंट बन चुकी है। मुसलमानों की 55 कंट्रीज मिलकर भी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना सके। आज मुसलमानों को हर जगह में मार पड़ रही है। पाकिस्तान की हालत देखें, एक तरफ तो लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, दवाइयां कितनी महंगी हो गई हैं, शुगर माफिया, ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? क्योंकि पाकिस्तान में ताकतवर को सजा नहीं मिलती, और जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। करप्शन के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, इन करप्ट सियासतदानों के साथ हम पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते। देखें सियासी पार्टीज ख्वाह वो कोई भी हो, उनको यह हक हासिल नहीं है कि वो करप्शन करें। ये करप्शन उनका बर्थ राइट नहीं है। मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम होना चाहिए, अमीर और गरीब के लिए कानून एक होना चाहिए, और जो करप्ट अनासर हैं, जो बड़े बड़े मुजरिम हैं या छोटे मुजरिम हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, और किसी आदमी को भी फरार होने नहीं देना चाहिए। ये अदालतों की जिम्मेदारी है, हर अदारे की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम करे। इसके बगैर हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। कानून की बालादस्ती जरूरी है, इसके बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।